अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुस्तफ़ा कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं आज मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा हर तबके में आप बेहद मकबूल हैं। मौलाना से मौजूदा हालात के बारे में और ख़ासतौर पर किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारे इशूज़ है उस पर ख़ास बातचीत करेंगे। मौलाना मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम यही से करेंगे कि पिछले दिनों आप सिंघू बॉर्डर गए थे और वहाँ आपने खिताब भी किया, बातचीत भी की, वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो आपके जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ? हाँ, सच्ची बात यह है कि बहुत अच्छा रहा। कई महीने से मैं संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ लीडर्स से और गाज़ीपुर बॉर्डर में भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी राब्ते में था और मैं जब भी मुनासिब समझता था उनको कुछ मैसेजेस भेजता था और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे हमेशा मिलता था। बिल आखिर फिर उनकी तरफ से भी ये तजवीज़ आई कि अच्छा होगा कि अगर आप एक बार यहाँ आ भी जाएं। तो मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती थी, फिर भी सख्त ज़रूरत समझकर मैंने हिम्मत की और मैं गया और बहुत खुशी हुई वहाँ जाकर। मुझे ऐसा लगा कि सारे मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों को इस आंदोलन का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अब ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा और ये सिर्फ 3 कवानीन को रिपील कराने की तहरीक नहीं रही, बल्कि दरअसल जो कॉरपोरेट फैसिज्म इस मुल्क में चल रहा है, सरमायादाराना फाशिस्ट निज़ाम, ये उसके ख़िलाफ़ मुल्क के गरीबों, किसानों, मज़दूरों और मज़लूमों की एक आवाज़ है। इसलिए सबको इसकी तायीद करनी चाहिए और इसको सही रुख पर चलते रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा इस्तक़बाल हुआ मेरा वहाँ, बहुत अच्छा इस्तक़बाल हुआ। उन लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया और बराबर राब्ता कायम है। और मैं तो आपके इस चैनल के ज़रिए से पूरी मिली क़यादत से भी और दूसरे तमाम इंसाफ पसंद हज़रात से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस आंदोलन की पुरज़ोर तायीद करें और इसको मुल्कगीर पैमाने पर कानून के दायरे में रहते हुए इसके चलते रहने में ताउन करें। मौलाना आप गए, एक बड़ा फैसला था, लेकिन उमूमन ये देखा जा रहा है कि जो मिल्ली क़यादत है या मुस्लिम लीडरशिप है उनका कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं आ रहा। मतलब कोई चेहरा सामने नहीं आया, कई बड़ी बड़ी तंजीमें उनके लीडर्स वहाँ गए हो, 1-2 लोग गए हैं या उन्होंने कुछ खिलाने पिलाने का काम किया, चीज़ें तकसीम करने का काम किया, मस्जिदों के दरवाजे खोले गए, लेकिन बराह रास्त मुस्लिम लीडरशिप की वहाँ शिरकत नहीं नज़र आ रही है। क्या वजह है इसकी? क्या उनको डर है कि मामला कम्युनल हो जाएगा, या वो अपने आप को सामने नहीं आना चाहते हैं, या सरकार की वजह से कोई मसला है? अब देखिए, जो 2-4 वजहें हो सकती हैं वो आपने सब गिना दी। मैंने सवाल किया है सिर्फ, मैं कुछ किसी और वजह को ऐड नहीं कर सकता। असल में मेरा अपना ख्याल और एहसास बहुत अरसे से ये है कि हम ये अभी तक समझ रहे हैं कि हम ही मजलूम हैं, जबकि मुल्क की ज़मीनी सच्चाई ये है कि यहाँ की अक्सरियत मजलूम है। मजलूम मुख्तलिफ लिसानी और समाजी इकाइयों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो सब अपनी लड़ाई अलग अलग लड़ रहे हैं और शायद कामयाब न होने की एक वजह ये भी है। मेरी कोशिश पिछले 10-15 साल से ये है कि ये जितने भी मजलूम समाज के लोग हैं जिनको दस्तूरी हुकूक नहीं मिल रहे, वो इकट्ठा होकर भी अपनी जद्दोजहद करें, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें, अपने अलग अलग अवशूज़ पर अपनी जद्दोजहद भी बरकरार रखें, लेकिन कोई ऐसा भी इंतज़ाम हो जहाँ सब मिलजुल कर मजलूम इकट्ठा हों और वो अपने केस को प्रेजेंट करें। तो ये मेरी चूँकि पुरानी कोशिश है और इस वजह से मेरा राब्ता कुछ हो गया है। यहाँ की जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयाँ हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनकी हैं जो नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो स्टेट या रीजनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रही हैं। इसी तरह मसलन ओबीसी के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और लिंगायत्स हैं। तो इन सब के साथ मैं थोड़ा थोड़ा राब्ता रखने की कोशिश करता हूँ अपनी छोटी मोटी हैसियत के मुताबिक।
तो मुझे ये महसूस होता है कि यही तरीक़ा अगर इख्तियार करे पूरी मिली क़यादत तो इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ का वज़न बहुत बढ़ जाएगा और इसका फ़ायदा मुल्क में गलतफहमियों के दूर होने में और शहरियों को एक दूसरे से करीब आकर मुल्क की तरक्की में एक मुस्बत किरदार अदा करने में भी मदद मिलेगी। सिखों और मुसलमानों में बड़ी दूरी मानी जाती रही है, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। सिखों को लगता है कि मुस्लिम बादशाहों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या फिर जब मुल्क तकसीम हुआ तो मुसलमानों को शिकवा रहा कि पंजाब में बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर उनके ज़रिए जुल्म हुआ, मसाजिद पर उन्होंने कब्ज़ा किया। तो क्या अभी जो आपका दौरा हुआ वहाँ, अच्छा खासा मैं सोशल मीडिया पर हर जगह देख रहा हूँ कि सिख कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी मिला, तो क्या वो दूरियाँ ख़त्म होंगी और एक मरतबा फिर सिख और मुस्लिम दोनों माइनॉरिटी है, दोनों के साथ मसाइल इस मुल्क में रहें, तो क्या दोनों इकट्ठे अब हो जाएंगे यकीनी तौर पर? जो कुछ सिखों और मुसलमानों के दरमियान हुआ उसमें गलतियां दोनों तरफ से हुई। हमें उन गलतियों का एहसास ज़्यादा है जो हम पर हुई, उनको उन गलतियों का एहसास ज़्यादा है जो हमारी तरफ से उन पर हुई। लेकिन अब जो पिछले आज़ादी के बाद से अब तक के जो तजुर्बात हुए उससे दोनों तरफ के लोगों में उन लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है जो ये समझ रहे हैं अपने रिसर्च और तजुर्बों की रोशनी में कि हमारे दरमियान दूरी कोई तीसरा पैदा करने वाला था। इसलिए हमको अब उस तीसरे को बीच से निकालकर एक दूसरे को बराह रास्त समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उन सिख लोगों ने जो भरोसा किया था जिस क़यादत पर, उस पर वो पछता रहे हैं और अपने पछतावे का खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहे हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई। तो ये बेहतरीन मौका है कि माजी की गलतियों को न दोहराते हुए, उनसे सबक सीखते हुए, वो तमाम समाजी, लिसानी, मजहबी इकाइयाँ जो इस मुल्क में हैं जिनके दरमियान दूरी पैदा कर दी गई थी, अब एक दूसरे से करीब आएँ, एक नया वरक़ पलटें, ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू करें। बहुत पुरजोश तरीके पर इस वक्त सिखों की तरफ से ये पहल है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पहल उनकी तरफ से ज़्यादा हुई है, मुसलमानों की तरफ से होनी चाहिए थी। आप हैरत करेंगे कि 40 के ऊपर वो मस्जिदें हैं पंजाब में जो गुरुद्वारे बना दी गई थी और गुरुद्वारे की हैसियत से उनमें काम हो रहा था। अब उन 40 गुरुद्वारे के मुंतज़मीन और आसपास की सिख आबादी मुस्लिम रहनुमाओं से खुद राब्ता कायम करके उनसे ये गुजारिश करती है कि हम चाहते हैं कि यहाँ फिर से आपकी मस्जिद आबाद हो, आ जाइए फना तारीख़ में, हम गुरुद्वारा खाली करते हैं और आप मस्जिद का काम शुरू कीजिए। ये बहुत खुशाइंद अलामत है, बहुत बड़ी खबर है ये तो। और वो यानी जिस वक्त वहाँ पहली अजान और नमाज होती है तो कई सौ सिख वहाँ सफ़ों के पीछे अदब के साथ हाथ बांधे खड़े रहते हैं और ये तक कहते हुए मैंने अपने कानों से सुना है कि आज जो शांति मिली है हमको, हमारी रूहानी जो हमको सुकून मिला है, वो इससे पहले कभी नहीं मिला। तो ये दोनों तरफ से रिस्पांस होना चाहिए, दोनों तरफ से ये पेशकदमी होनी चाहिए और मुझे मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा नज़र आता है। मौलाना, सिखों के ताल्लुक़ से एक और सवाल करेंगे कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो सबसे पहले सिखों के गोल्डन टेम्पल में गए, फिर आपका राब्ता भी है, तो आपके दिल में अचानक ख्याल कैसे आया कि सिखों के गोल्डन टेम्पल में जाए, उनसे राब्ता बढ़ाए? इससे पहले आपका SC/ST कम्युनिटी के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, उनके साथ आप काम करते रहे हैं, कोशिश थी मुसलमानों को एक करने की, लेकिन इधर सिखों के साथ भी आपने पहल कैसे की, क्या मकसद रहा पूरा? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे वालिद माजिद की तरबियत है। उनकी एक छोटी सी किताब है इंसानियत ज़िंदा है, खुदा करे मुझे याद रहे और मैं आपको भेज सकूँ। ज़रूर। उन्होंने ऐसे वाक़यात अपनी ज़ाती लिखी, छोटा सा किताबचा है। एक छोटा सा वाक़या का खुलासा सुनाता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर उनकी ट्रेन छूट गई, सख्त सर्दी की रात थी और वालिद साहब के पास कोई बिस्तर नहीं था, इसलिए कि उनको जिस ट्रेन से जाना था उसमें रात से पहले वो पहुँच जाते थे, अगली ट्रेन उनको सुबह मिलनी थी। तो वो बेचारे वालिद साहब उस सर्दी में ठिठुरते हुए एक बेंच पर बैठे रहे। करीब में कोई नौजवान सिख अपने बिस्तर में लेटा हुआ अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा और आकर कहा, अपने बिस्तर का आरामदेह कंबल निकाला और वालिद साहब से कहा कि आप मेरे बिस्तर पर
सो जाइए, मैं इस कंबल में अपनी रात गुजार लूँगा। बहुत कहा बेटा वालिद साहब ने कि बेटा मेरी आदत है और तुम तकलीफ़ मत उठाओ। उसने कहा कि बाबा जी अगर आप नहीं लेटेंगे मेरे बिस्तर पर तो मैं भी नहीं लेटूँगा। खैर वालिद साहब ने उसके बात को कबूल किया, उसके बिस्तर में लेटे। वालिद साहब कहते रहे कि नींद तो मुझे कम आई, आंसू मुझे आँखों से ज़्यादा निकले और मेरे दिल से दुआ निकली। और ये भी लिखा उन्होंने उसमें कि मुझे इतना दुख है कि उस सिख नौजवान का मैंने नाम पता नहीं पूछा, वरना कोई शुक्रिया का ख़त ही लिख देता। और उस ये इस तरह के वाक़यात वालिद साहब को ज़िंदगी में बहुत पेश आए, इसलिए कि वो बहुत सिपाहियाना ज़िंदगी गुजारते थे। उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से तरबियत दी कि देखो चंद अनासर हैं इस मुल्क में जो ज़रा नफ़रत की सियासत करते हैं, वरना करोड़ों इंसानों की अक्सरियत अच्छी है। तुम उन चंद अनासर ही की वजह से कोई राय कायम न करना, उनका मुकाबला तो हिम्मत से करना, लेकिन बकिया लोगों के साथ मोहब्बत अखलाक से पेश आना, ये उनकी तरबियत थी। और इसमें बहुत वाक़यात हैं और मैं उनको देखता भी था कि वो किस तरह बिहेव करते थे। तो दरअसल उसके बाद से खुदा ने मुझे मौका दिया, मैं 15, 16, 17 साल से इस तरह की तंजीमों से जुड़ा, जिसके ज़रिए से मैं इन तमाम तबक़ात तक पहुँचने में मुझे कामयाबी मिली और सहूलत मिली। और मैंने देखा कि इसमें एक से एक हीरे छुपे हुए हैं, एक से एक अच्छे जज्बात के और अच्छे अखलाक के लोग मौजूद हैं। अब अल्लाह ताला की इसको मैं मदद कहूँगा कि रास्ते खुलते चले जाए, हर तरफ से राब्ता हो रहा है, सब लोग मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, मेरे दिल में सबके लिए बहुत ही अच्छी तमन्नाएँ बढ़ती चली जा रही। और यही रास्ता है, मुझे लगता है कि इस मुल्क की तरक्की में जब सब लोग मिलजुल कर हिस्सा लेंगे तो हमारे यहाँ की जो मसला है वो गुर्बत है और जिहालत है। हमें इन दो से जंग करनी चाहिए और इन दोनों से अपने मुल्क के हर बाशिंदे को छुटकारा दिलाना चाहिए, कम से कम। वरना हमारी तमन्नाएं तो मुल्कों से ज़्यादा, मुल्क की ज़्यादा आलमी हैं, लेकिन अव्वलीन फरीज़ा हमारे ऊपर इस मुल्क में एक एक इंसान, इस मुल्क में रहने वाले, उसकी खैर खाई है। गोल्डन टेम्पल में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी के चंद तारीख़ी लम्हात में से एक था, क्योंकि मैंने थोड़ी तारीख़ पढ़ी थी कि बाबा गुरु नानक असल में क्या थे। मुसलमानों को भी नहीं मालूम है। अफसोस ये है कि हमारे मुहक्किक तरीन उलमा में गुज़रे हैं हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही। उनकी सवानेह आप पढ़िए तज़किरतुर रशीद के नाम से। उसमें 2 जगह लिखा है मुसन्निफ़ ने कि हज़रत गंगोही यकीन के साथ कहा करते थे कि बाबा गुरु नानक मुसलमान थे, दाई इस्लाम थे, और इसीलिए वो मक्का मुकरमा गए, इसीलिए वो बगदाद में लंबी मुद्दत तक उन्होंने क़याम किया। वो अरबी के शायर भी बन गए बाबा गुरु नानक। और उनकी आप गुरुबानी पढ़िए तो तौहीद और रिसालत के ज़िक्र से भरी पड़ी है। तो ये मुझे पहले से भी एक मुनासिबत थी कि भाई, और मैं तो इंशाअल्लाह बाज़ किताबें इस सिलसिले में पंजाबी ज़बान में तर्जुमा करवा रहा हूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उन तमाम भाइयों बहनों नौजवानों तक पहुँचे जिनको बाबा गुरु नानक से बहुत मोहब्बत और अक़ीदत है। इसी जज्बे के तहत मैं वहाँ गया था और उन्होंने जिस तरह का मेरा खुसूसी इस्तक़बाल किया, मुझे तो उस वक्त नहीं मालूम था कि ये खुसूसी इस्तक़बाल हो रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे लाइन भी नहीं लगवाई, यूँ ही बराह रास्त अंदर तक ले गए। जो वहाँ सबसे बड़े गुरु थे वो शायद रिवायात के बरक्स मेरे इस्तक़बाल में खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहा भी। और उसके बाद से पूरी दुनिया के जो सिख टीवी चैनल्स हैं उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लेना शुरू किया। मेरी बातें, मेरे जज्बात करोड़ों सिख भाइयों बहनों तक पहुँचे, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे और सिखों के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर होंगे और ये ताल्लुकात किसी के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, ये ताल्लुकात मुस्बत पॉजिटिव बुनियादों पर होंगे। और इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाने वालों से तो हम ज़रूर मुकाबला करेंगे, लेकिन इस मुल्क में को तबाही की तरफ ले जाने वाले लोग आज भी अक़लियत में हैं। अक्सरियत आवाम की है और आवाम तो एक चढ़ते सूरज के पुजारी हो जाते हैं, कोई ज़ोर से बोलने लगता है तो तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये हमारा इश्तिराक अमल अगर हुआ तमाम मज़लूम इकाइयों का, तो बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। सब्र के साथ, नेक नियति के साथ इंशाअल्लाह हमको इस रास्ते पर चलना है। एक खबर मुजफ्फरनगर के इलाकों से भी आई इन दिनों बहुत ज़्यादा
कि जाट, गुजर और मुसलमानों में जो दूरियां थी वो कमी हुई है। अब तक जो बातचीत चल रही थी मुसलमानों में और दलितों में अलायंस की, काफ़ी कोशिशें भी हुई, कुछ कामयाब भी हुई, कुछ नाकामी भी हाथ लगी, लेकिन इधर जाट और गुजर जिनके से भी बहुत ज़्यादा मुसलमानों की दूरियां थी, खासतौर से 2013 में जब मुजफ्फरनगर राइट्स हुई तो मुसलमानों का पूरा ब्लेम था कि जाट और गुजर भी उसमें मुलविस थे। तो क्या लगता है कि किसान मूवमेंट में ये सारी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये सिलसिला पायदार होगा और आना चाहिए साथ मिलकर के एक दूसरे आपस में भरोसा कर सकते हैं? देखिए, मगरबी यूपी और हरियाणा में मुसलमानों और जाटों का मिसाली इत्तेहाद, मेरी ये भी खुशनसीबी है कि इस इत्तेहाद को बहुत मजबूती फराहम करने वाले लीडर चौधरी चरण सिंह मेरे बड़े भाई हफीज़ नुमानी साहब मरहूम से बहुत करीब थे। और शायद मैं अगर ये कहूँ तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि उनकी राय और मशवरों पर वो शायद सबसे ज़्यादा एतमाद करते थे और बहुत बेतकल्लुफ़ी थी दोनों के दरमियान, बहुत करीबी ताल्लुकात थे। और मेरे भाई हफीज़ साहब तो किसी की रियायत करते नहीं थे, बहुत ही बेलाग सहाफ़ी थे, वो लिखते थे वो। लेकिन वो कहते थे कि चौधरी चरण सिंह जैसा कोई सेकुलर इंसान मैंने नहीं देखा। हालांकि वो भोगना जी से भी बहुत करीब रहे, निरंजन तिवारी से भी करीब रहे, लेकिन वो कांग्रेस के सेकुलरिज्म को बहुत सीरो सेकुलरिज्म मानते थे और ये मानते थे कि कांग्रेस बिल्कुल भरोसे का लायक तो पार्टी नहीं है। उन्होंने शुरू से वो दौर देखे थे। चरण सिंह के बारे में वो ये बात कहते थे और हम लोगों ने देखा भी कि चरण सिंह ने इस जाट और मुस्लिम इत्तेहाद को बहुत मजबूत कर दिया था। और अब ये ताज़ा तरीन वाक़यात जो पेश आए सन 2012-13 में, तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाखिला पाने के लिए, बीजेपी के लिए रास्ता फराहम करने के लिए उन्होंने ये लड़ाई करवाई और वो लड़ाई हुई और बहुत भयानक हुई, बड़ा जुल्म हुआ और उसकी वजह से बहुत दूरी पैदा हो गई। अब ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, इसकी खुशी की बात ये हुई कि ये किसान आंदोलन है। अब इसमें मुस्लिम किसान भी शरीक हो गए और गैर मुस्लिम किसान भी शरीक हो गए। उसमें मुस्लिम जाट भी बड़ी तादाद में हैं और गैर मुस्लिम जाट भी बड़ी तादाद में, वो दोनों शरीक हुए। और फिर बाद मुस्लिम किसानों के बड़े लीडरों ने, जो मोइन सिंह टिकैत के साथियों में से थे, उन्होंने जाकर गाजीपुर बॉर्डर के में मंच पर से अपने जाट लोगों से कहा कि तुमसे दो गलतियां हुई। तुमने मुसलमानों के से दुश्मनी इख्तियार कर ली बहकावे में आकर और तुमने अजीत सिंह को हरा दिया, इसलिए तुमने आज उसकी सज़ा भुगत रहे हो। अब फिर से हम लोग करीब आएंगे तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। तो अच्छे इम्कानात पैदा हो गए और गुज्जर भी हैं वहाँ और राजपूत भी हैं, मुस्लिम राजपूत भी है, नॉन मुस्लिम राजपूत भी हैं। तो इन सब समाज के लोगों को किसान आंदोलन ने इकट्ठा करने का एक मौका फराहम किया है और हमें चाहिए कि हम इसको मजबूत से मजबूत तर करें। मौलाना, आप सिंघू बॉर्डर गए और ठीक आज से 1 साल पहले इन दिनों भी हिंदुस्तान में CNRC निकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, शाहीन बाग जामिया इस्लामी, और आप शाहीन बाग भी आए, जामिया भी गए और उससे इत्तेफाक है कि जिस तारीख में आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं इसी तारीख में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फसाद भी हुआ था। बहरहाल मौलाना, आपने शाहीन बाग को भी देखा, जामिया को भी देखा, सिंघू बॉर्डर भी गए, दोनों प्रोटेस्ट में क्या चीज़ आपको यकसा नज़र आती है, क्या चीज़ें एक सी है, क्या फ़र्क है दोनों में? इस साफ बात यह है कि मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त इस मुल्क में नहीं दी जाती। मुसलमान अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कोई जुलूस निकाले, कोई प्रोटेस्ट करे, तो पहले ही लम्हे में गोलियां चला दी जाती, जैसे जामिया में हुआ, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। इसके बरक्स दूसरे लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं वो महीनों उनके प्रोटेस्ट को बर्दाश्त किया जाता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन बहरहाल हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें पुरअमन तरीके पर अपने प्रोटेस्ट के हक़ को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसमें कुछ तकलीफ़ ज़्यादा उठानी पड़ जाए या कुर्बानी देनी पड़ जाए तो हमको उसकी लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत इन लोगों ने असल में तो प्लान बॉर्डर पर आकर पड़ाव डालने का नहीं किया था। ये तो रामलीला ग्राउंड में आना चाहते थे, दिल्ली के अंदर आना चाहते थे। इनको रोका गया तो इन्होंने बजाय वापस जाने के या कोई वायलेंस का रास्ता अख्तियार करने के बजाय उन्होंने ये फैसला किया कि हमें दिल्ली को घेर लेना है, चारों तरफ से बॉर्डर पर बैठ जाना है। फिर उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए, सख्त सर्दी में वो लोग बैठे और फिर उन्होंने वॉशिंग मशीनें वहाँ लगा दी,
लंगर के लंगर लगा दिए, वॉशरूम्स बनवाए, फैसिलिटीज़। मैं तो खुद जाकर मैं घूम फिर कर देख कर भी आया हूँ, बेहतरीन क्लिनिक्स चल रहे हैं। उनके उस खुले मैदान के क्लिनिक्स में सर्जरी भी हो रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बैठा है, हर ज़रूरत उन्होंने वहाँ मुहैया कर दी है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हमको सीखनी चाहिए, हमको भी इसी तरह के एहतजाज करने चाहिए ज़रूरत के वक्त में, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और क्या अच्छा हो कि हम उनकी चीज़ों में उनका साथ दें, हमारे इश्यूज़ में वो हमारा साथ दें। और सीए और NPR ये तो सिर्फ मुसलमानों का मसला है ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है। लेकिन सच्ची बात यह कि आसाम में क्या हुआ आपके सामने है कि सिर्फ 4.5 लाख वो लोग थे मुसलमान जिनको D कैटेगरी में लाया गया, बाकी जो 14.5 लाख थे जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया वो तो नॉन मुस्लिम थे, और SC ST और OBC के लोग थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी गलतफहमी है कि इन कानूनों की जद सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगी। ये गलतफहमी फैलाई गई ताकि इसको अपोज सिर्फ मुसलमान करें और हम इजीली हैंडल कर लेंगे मुसलमानों की अपोजिशन को। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों को भी बताएं, और दूसरे तबक़ात की लीडरशिप का भी फ़र्ज़ है कि अपने तबके के आम लोगों को बताएं कि ये कानून CA वगैरह NRC और NPR ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये तमाम गरीबों, किसानों, मज़दूरों और SC ST और OBC के तबक़ात के ख़िलाफ़ भी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? सिंघू बॉर्डर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, शाहीन बाग का भी मामला गया। शाहीन बाग के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया कि सड़कों को ब्लॉक करके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करना राइट है, लेकिन किसी को सिंघू बॉर्डर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का है कि प्रोटेस्ट करना उनका हक है, उनका राइट से वो कर सकते हैं। ये तजाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत महसूस इसलिए नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस बहुत कुछ कह चुके हैं। अगर उनको जुडिशरी पर एतमाद होता तो वो नेशन को क्यों खिताब करते, वो पब्लिक से क्यों कहते कि जमहूरियत ख़तरे में है। जमहूरियत की मुहाफिज इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा खुद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो भी आवाम से अपील कर रहा है कि आओ बचाओ। और एक और चीफ जस्टिस ने अभी कहा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सकता है, उन्होंने भी कहा। फिर जस्टिस गोगोई के साथ जो तजर्बा हुआ, किस तरह उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया, ब्लैकमेल किया गया, प्रेशर में लाया गया, फैसला लिखवाया गया और फिर उनको राज्यसभा में ले लिया गया। तो अब ये अवाम का एतमाद अदालत पर कमज़ोर हो, ये मुल्क के हक़ में नहीं है। हम नहीं चाहते कि अवाम का एतमाद अदालत पर कमज़ोर हो। और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अब भी ईमानदार जजेस मौजूद हैं। अभी जो क्या नाम है उसका, रवि, वो लड़की जो 21 साल, रिशा रवि, उसके जजमेंट, उसके सिलसिले में जो बेल का ऑर्डर किया है जज ने, तो कितना सख्त रिमार्क्स पास किए हैं दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। जिसका मतलब है अभी भी हमारे बहुत से जजेस ईमानदार हैं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि खुदा करे कि हर जज ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। CNRC NPR के खिलाफ जो मुल्क गिर प्रोटेस्ट चला था, अब फिर सरकार कह रही है, खासतौर से होम मिनिस्टर ने कहा कि हम CA को नाफिज करेंगे या NPR की बात कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मुस्लिम लीडरशिप को, मुसलमानों को? क्या दोबारा उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए? क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? मुसलमानों का सिर्फ ये मसला बिल्कुल नहीं है, मैं इस पर फिर जोर देना चाहता हूँ। मुसलमानों को दूसरों को साथ लेकर ज़रूर प्रोटेस्ट करना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी, कुछ खतरा मोल लेना होगा, और इन कानूनों को जो बन चुका उसको रिपील करवाना होगा, और जो अभी तक एक्ट नहीं बने उनको एक्ट बनने से रोकना होगा। हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, ये मुल्क के साथ उनकी खैरखाही होगी। अच्छा मौलाना, ये क्या मामला है? पूरे किसान सड़कों पर है, जिन लोगों ने उनको वोट किया था वो भी आज एहतजाज कर रहे हैं, बट सरकार अपनी जिद पर अटल है, वो किसानों की बात मानने को तैयार नहीं। आखिर बीजेपी गवर्नमेंट को किस बात पर? मेरा ख्याल ये कि इसकी 2 वजह हैं। एक तो EVM है, उनको ये इत्मीनान है कि तुम कुछ भी कर दो, किसी को भी वोट डालो, हम ही जीतेंगे। इसमें अब कोई शक नहीं है कि EVM मैनेज्ड मशीन है, और उनको शायद ये भरोसा EVM की वजह से है। दूसरे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ है इन कानूनों के बनवाने में। ये बात हमारे यहाँ की मीडिया में नहीं आई, इंटरनेशनल मीडिया में खूब आई है।
तो वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है हमारे मुल्क पर, जिस तरह का वो कब्जा करना चाहते हैं फसलों पर और ज़मीनों पर, क्योंकि उनको बहुत बड़ा मार्केट नज़र आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है गालिबन, इसकी वजह से ये लोग नहीं सुन रहे हैं, और ईवीएम भी है, और एक बहरहाल गुरूर और अहंकार तो है ही। एक और आखिरी सवाल ये करेंगे कि हालिया दिनों में आपके ताल्लुक से कि ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जैसे आप सिंघू बॉर्डर पर गए, आपकी यूट्यूब अकाउंट को बंद कर दिया गया और फिर बाद में दोबारा वो बहाल हुआ, क्या पूरा मामला था? जब मैंने सोशल मीडिया की टीम ने जो कुछ थोड़े मुझे ब्रीफ किया है, वो यही किया है कि वो असल में हैक किया गया, और हैक करके एक ऐसा उसमें कोई पोस्ट अपलोड की गई जो YouTube के रूल्स के ख़िलाफ़ थी। तो YouTube के लिए जवाब फराहम हुआ कि वो रजिस्ट्रेशन को वगैरह कैंसिल कर दे, जो भी वो डिलीट करते हैं, जो भी करते हैं। तो हमारी सोशल मीडिया की टीम ने बराबर YouTube के लोगों से रब्ता रखा, और बिल आखिर वो मुतमईन हुए, और अब तो उन्होंने न सिर्फ ये रिस्टोर किया है बल्कि वेरीफाई भी कर दिया आपके YouTube। अब हमारे यूट्यूब चैनल को उन्होंने वेरीफाइड चैनल करार दे दिया। अब तक तो वो वेरीफाइड भी नहीं था। तो लोग ये बताते हैं कि यही तरीका होता है, अगर कुछ एजेंसीज किसी चैनल को बंद करना चाहती हैं तो वो किसी के ज़रिए से कोई पोस्ट अपलोड ऐसी करवाती हैं कि वो यूट्यूब के उसूल रेगुलेशन। तो मतलब कहना कि आपके सिंघू बॉर्डर जाने का ये रद्द-ए-अमल था? लोगों का तो यही ख्याल है कि लोग तो यही कहते हैं कि ये उसी का रद्द-ए-अमल था और उस आवाज़ को रोकने की एक कोशिश थी। एक आखिरी सवाल कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं और हर तरफ से एक तरफ किसानों का प्रोटेस्ट, पिछले साल ये प्रोटेस्ट था, इन सब हालात में हिंदुस्तान के आवाम को क्या करना चाहिए, ख़ासतौर पर मुसलमानों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे वो हालात का मुकाबला कर सकें? देखिए, दो मशवरे मैं दे सकता हूँ इस वक्त मुख्तसरन। एक तो ये कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, मईशत तबाह हो चुके हैं, करोड़ों लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं, हो चुके हैं, किसान खुदकुशियाँ कर रहा है, गुर्बत और भुखमरी का बुरा हाल है। जो ख़बरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों का ज़मीनी सच्चाइयों से ताल्लुक़ है, मैं भी कुछ किसी हद तक उन लोगों में से हूँ कि मेरे ताल्लुक़ में वो लोग हैं जो बिल्कुल गांव की आखिरी सतह तक का फीडबैक मुझे देते रहते हैं, और मैं ख़ुद भी जाता हूँ जहाँ तक जा सकता हूँ। बहुत बुरा हाल है, गुर्बत का, भुखमरी का बहुत बुरा हाल है, मरीज़ों का इलाज नहीं हो पा रहा, वगैरह वगैरह। तो एक खैर उम्मत होने के रास्ते मुसलमानों का ये एक फरीज़ा बनता है कि वो अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके अपने अपने ज़िले के लेवल पर एक एक झोपड़ी में जाकर खिदमत का काम करें। और मैं खुशी के साथ ये बात कहता हूँ कि इस लॉकडाउन के ज़माने में मुसलमानों ने ही सबसे ज़्यादा खिदमत का काम किया। मुसलमानों ही ने राहगीरों को खाने खिलाए, हज़ारों किलोमीटर का पैदल सफ़र करने वाले मज़दूरों को उन्हीं ने संभाला है। उन मज़दूरों को, पीछे रह जाने वाले अपने साथियों को फ़ोन करके ये बताते हुए मेरे कानों ने खुद सुना है कि भाई उन रास्तों से आना जिन रास्तों में मुस्लिम गाँव पड़ते हैं। ऐसा भी हुआ? ऐसा बहुत हुआ है। हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर किन लोगों ने खाने खिलाए, राशन किट्स किन्होंने ज़्यादा बांटे, सबसे ज़्यादा इसमें मुसलमान आगे रहे। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को, सबको, सब ने इसमें। और ये किसी एक तंजीम को भी आप क्रेडिट नहीं दे सकते, ये मुस्लिम आवाम की तरफ से अपने ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने खिदमत की। और ये बहुत बेहतरीन एक इंडिकेशन है मुस्तक़बिल के लिए कि जब मुसलमान इसे हंगामी तौर पर ये खिदमत कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं मुसलमानों से ये कहता हूँ कि खिदमत मुस्तकिल तौर पर करो और मुनज़्ज़म करो, अपने रिसोर्सेज को, उसमें अल्लाह बरकत देगा। एक तो मेरा मशवरा ये है। दूसरा मशवरा ये है कि किसी किस्म के खौफ और बुज़दिली के चक्कर में न पड़ना। अंधी जज्बातियत अलग चीज़ है और जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला करना अलग चीज़ है। अंधी जज्बातियत मुज़िर है, नुकसानदेह है, और जुर्रत के साथ और दानिशमंदी के साथ हालात का मुकाबला ज़रूर करना है। हमें कतन मायूस नहीं होना, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमको जमहूरी तरीक़ों से मुल्क के तमाम मज़लूमों को भी हुकूक दिलाने हैं, अपनी कौम को भी हुकूक दिलाने हैं। मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह हमारे हाथ में है। शर्त यह है
कि जद्दोजहद जो जिस तरह की हम इज्तिमाई करें उसमें एक तरफ बहादुरी भी हो और दूसरी तरफ समझदारी भी हो। बहुत शुक्रिया। तो आप थे हमारे साथ मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब। आपने तफसील से हर मुद्दे पर बातचीत की, खास तौर पर जो एक नई बातचीत हमारी हुई कि सिखों और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद परवान चढ़ रहा है, माजी की गलतियां दूर हो रही है। उत्तर प्रदेश के जाटों गुजरों से भी मुसलमानों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दलितों से मुस्तकिल मुसलमानों के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का रब्ता है और मौलाना पहले से दलितों और आदिवासियों में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और एक इत्तेहाद की नई कोशिशें हो रही है जिसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। गुमराह जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो रही है और नए इम्कानात बन रहे हैं और मुल्क के मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए मुल्क के अवाम को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को, उसके हवाले से भी मौलाना ने तफसील से बातचीत की है, मौलाना ने अच्छी रहनुमाई की है। इसके अलावा मौलाना का दिल्ली में कल एक प्रोग्राम था जहाँ 1.5 से 2 घंटे का एक तफसीली खिताब हुआ मौलाना का, मुल्क के मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ। तो वो पूरी तकरीर भी मिला टाइम्स की यूट्यूब पर, फेसबुक और दीगर जगहों पर भी आपको मिलेंगी, तो आपको उसे भी सुनना चाहिए। और इन चीज़ों को हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूर तक फैलाएं ताकि ये कारआमद बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी और शख्सियत के साथ और ख़ास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपके जहन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।